हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो आपको एक कन्फर्मिटी के साथ पता लग गया होगा कि आउट ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन, और वेरिएशन जो है वो लगातार आते रहना चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अपने आप को अडेप्ट करने के लिए हमें वेरिएशंस जो है वो आते रहने चाहिए लाइफ में। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि किसी को ज़्यादा सर्दी लगती है तो किसी को ज़्यादा गर्मी लगती है। ये अपने आप में एक वेरिएशन ही तो है। सो हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट किंगडम में आपने देखा होगा कि कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं, कुछ एडवांस होते हैं, कुछ हाईली एडवांस्ड होते हैं। तो जो हाईली एडवांस्ड होते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियो का मतलब आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। एंजियो मतलब जो कवर्ड होते हैं, स्पर्मा मतलब सीड। तो कवर्ड सीड प्लांट्स इन विच सीड्स आर नॉट नेकेड। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक और बात और बता दूं कि किसी भी किन्हीं भी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें दो जनरेशन्स होती हैं प्रोमिनेंट। एक होती है स्पोरोफाइट, एक होती है गैमेटोफाइट। फ़र्क क्या होता है? स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होती है, उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होती है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरा, स्पोरोफाइट में एज द नेम इंडिकेट स्पोर्स बन रहे हैं, और गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं। तो अब सवाल ये है कि गैमेटोफाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो आपको मालूम है कि गैमेट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गैमेट्स के फ्यूजन से ही तो वेरिएशन आते हैं। सो हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आपको पता होगा, आपने प्लांट किंगडम 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो डिविजन्स होते हैं बेसिकली, एक क्रिप्टोगेमे, एक फेनरोगेमे। क्रिप्टोगेमे में क्या थे? प्लांट्स विदाउट सीड्स, और फेनरोगेमे में प्लांट्स विद सीड्स। तो ये फेनरोगेमे डिवीज़न में आ गए। अब हम बात करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावर जो है आपको पता है कि एक मॉडिफाइड शूट होता है, और नेचर की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है वो कौन होता है? वो फ्लावर ही होता है, आप सभी को मालूम है। सो ऐसा क्या है फ्लावर में? प्लांट ने अपने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको इतना ब्यूटीफुल क्यों बनाया? तो इसके बहुत सारे लॉजिक्स हैं, और हम ये बोलेंगे कि प्लांट ने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इतना ब्यूटीफुल इसलिए बनाया टू अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर वो कलरफुल ना होगा या ब्यूटीफुल नहीं होगा तो डू यू थिंक कि पोलिनेटर्स विल कम एंड पोलिनेट देम? ठीक है। तो हम फ्लावर की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले बेसिक बात करते हैं हम, क्योंकि 10th क्लास में आते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें यहाँ पे स्टेमन से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो 4 होल होती हैं प्लांट की। ठीक है। एक फ्लावर में 4 होल होंगी, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब कैलिक्स के मेंबर्स को हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स आपको पता है ग्रीन कलर्ड होते हैं, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर एंथेसिस। ठीक है। फिर पेटल्स होते हैं, वो कलरफुल पोर्शन होते हैं प्लांट का। ठीक है। जो बहुत सारे पेटल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कोरोला बना लेते हैं। वाइट कलर के भी हो सकते हैं और अलग अलग कलर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है। और इनका मेन काम होता है पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। तीसरा, एंड्रोसियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, 3rd होल ऑफ फ्लावर बोलते हैं इसको। ठीक है। इस इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टेमन भी बोलते हैं। और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, एंथर और फिलामेंट, जो हमें आज के सेशन में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम को हम कार्पल या पिस्टिल भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो ये फ्लावर का डायग्राम है, एलएस ऑफ ए फ्लावर। ये कैसा फ्लावर है? एक टिपिकल फ्लावर है, और टिपिकल बोल दो या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल दो। क्यों बाइसेक्सुअल क्यों बोला हमने? क्योंकि इट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखें तो दीज आर सेपल्स। ये जो पोर्शन है ये सेपल्स हैं, ये थैलेमस हो गया जो स्वोलन पोर्शन हो गया। फिर एंथर और फिलामेंट ये स्टेमन हो गए। फिर ये पेटल्स हैं जो कलरफुल पोर्शन हो गया, और ये 3 पोर्शन हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेमन के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टेमन के बारे में। आपको मालूम है
कि स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके दो पार्ट होंगे, कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्या होती है? वो स्टॉक होती है, जो डंडी होती है जो एंथर को कनेक्ट करके रखती है। और एंथर क्या है? एक बाइलोब्ड पोर्शन होता है। जनरली 2 लोब होते हैं, लेकिन कई बार एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की अगर बात करें तो पहले ये देखो कि ये 2 लोब होगी, एक ये लोब है और एक ये लोब है, और ये जो कनेक्टिव है ये, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। फिलामेंट को दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको कनेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रापोलेट करके देखेंगे, जब इसको क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो हमें इस टाइप से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कि किसका स्ट्रक्चर है? ये एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम क्या देखेंगे इसमें? आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एक साइड की लोब हो गई। मान लो हमने बोला अभी कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो एक लोब ये हो गई और इसके दूसरी साइड वाली दूसरी लोब हो गई। और हर लोब में कितने थिक्का होंगे? 2 थिक्का होते हैं। थिक्का मतलब एक ये रहा, एक ये रहा। ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इमैच्योर कंडीशन में। जब कंडीशन मैच्योर हो जाती है तो दोनों थिक्का आपस में मिक्स हो जाते हैं और ये पूरा एक थिक्का बन जाता है। कई बुक्स में बड़ी कन्फ्यूजिंग लाइन लिखी हुई होती है कि कई बुक्स बोलती है कि 2 थिक्का होते हैं, कई बोलते हैं 1 थिक्का होते हैं। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इतना ध्यान रखना है आपको कि जब इमेच्योर कंडीशन होगी तो वहाँ पे कितने थिक्का होंगे? 2 थिक्का होंगे। और जब मैच्योर कंडीशन होगी तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल ये एक थिक्का बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पोलन्स हैं। ठीक है, इनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। सो एक एंथर को हम बोलते हैं, आपको इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो एंथर को हम बोल सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर? हमने क्या बोला कि पोलन इसके अंदर होंगे। ये जो 4 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? थिक्का भी बोल सकते हैं, स्पोरेंजिया बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। हम मेगास्पोरेंजिया की भी बात करेंगे जो फीमेल्स के केस में होते हैं। इज इट क्लियर? सो टेप्टम जो होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को। तो हम देखेंगे कि उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, लाइक एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडल लेयर हो गया और टेप्टम इनर मोस्ट जो लेयर होती है। सो इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे लिखा है स्टोमियम। स्टोमियम को बोलते हैं इट इज़ ए लाइन ऑफ डेइसेंस। ये एक डेइसेंस की लाइन है जहाँ से पोलन ग्रेन्स वगैरह जो है वो मैच्योरिटी के बाद में बाहर आते हैं। ये होता है फिलामेंट। ये फिलामेंट वही है जो हमने यहाँ पे दिखाई है। इसको कनेक्टिव भी बोलते हैं और फिलामेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई करते हैं ऊपर तक। इज इट क्लियर? सो हमने यहाँ पे क्या बताया है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर को हमने बोला बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा है इजीली। ये 2 लोब हो गए, एक लोब ये इस साइड वाला, एक लोब ये वाला। यहाँ पे भी दिख रहा होगा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, बाइलोब्ड हो गया। फिर ईच लोब, हर एक लोब के अंदर हैविंग 2 थिक्का, 1 थिक्का 2 थिक्का, कंटेन्स 2 थिक्का। फिर ईच थिक्का, हर एक थिक्का के अंदर क्या होगा? एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, और उस एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इस तरीके से एक जो है एंथर, उसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4। तो हम इसको बोलते हैं एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। इज इट क्लियर? सो अब हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम ये जानते हैं कि 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो वो सेल जो बाउंड्री बनाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल्स। और एक उससे नीचे वाली सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। तो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स एंथर लोब के अंदर, सम ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स बिकम्स प्रोमिनेंट। मान लो मैं समझाता हूँ आपको कि ये है एपिडर्मल सेल्स जो आउटर मोस्ट वाली है, और ये इसके नीचे वाली कौन सी हो गई? हाइपोडर्मल सेल्स। तो ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं, कुछ हाइपोडर्मल सेल्स। ठीक है, दे बिकम्स प्रोमिनेंट, और वो क्या बना लेती हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। मैंने क्या बोला? सम ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स बिकम प्रोमिनेंट एंड दे विल फॉर्म आर्कीस्पोरियल सेल। और वो जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, पहले आउटर पार्ट जो है वो 3 to 4 लेयर्स बनाता है एंथर वॉल की, और जो इनर मोस्ट है वो स्पोरोजिनस सेल्स बनाता है।
इज इट क्लियर? तो हमने दिखाया कि आर्किस्पोरियल सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रही हैं। आउटर वॉल लेयर्स हैं जो 3 से 4 लेयर्स होती हैं। एंथर की कौन कौन सी होंगी? आउटर मोस्ट जो है वो एपिडर्मिस होती है जो एक वैक्सी कवरिंग से कवर्ड होती है। उसके बाद में एंडोथीसियम होती है। नेक्स्ट वन मिडल लेयर्स होती हैं जो 3 से 4 लेयर्स होती हैं। बेसिकली इनको मिडल लेयर्स बोला जाता है क्योंकि 3-4 लेयर्स होती हैं ये, जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलके बनी हुई होती हैं। हम इनका सेपरेटली फंक्शन भी देखेंगे। और इनर मोस्ट जो होती है वो टेप्टम होती है। ठीक है। फिर इनर जो सेल होती है वो होती हैं स्पोरोजिनस सेल्स, जो कि किस में डिफ्रेंशिएट होंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ठीक है। इसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, जो आगे चल के माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम डायग्रामेटिकली हम समझेंगे कि ये जो वॉल लेयर्स हैं कैसे होती हैं। इज इट क्लियर? सो थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं हम माइक्रोस्पोरेजियम के स्ट्रक्चर को। सर ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि आउटर जो वॉल लेयर्स थे वो कौन कौन सी थी? एपिडर्मिस होगी, उसके इनर वाली एंडोथीसियम, फिर 3 से 4 मिडल लेयर्स होती हैं और लास्ट में कौन सी होगी? टेप्टम होगी। ठीक है। तो ये हमने दिखा रखा है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम। जो इनर ये बीच में जो है इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसको अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो ये डायग्राम हम देखते हैं। आउटर मोस्ट कौन सी है? एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाहर एक वेक्सीक्यूटिकल की लेयरिंग होगी। ठीक है। उसके नीचे कुछ सबसे बड़ी सेल्स जो होती हैं यहाँ पे वो होती हैं एंडोथीसियम की सेल्स। मान लो एंडोथीसियम की सेल्स ये है। ठीक है। एंडोथीसियम से नीचे होती हैं मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स का हमने बताया था कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलके बनी हुई होती हैं। इनरमोस्ट टेप्टम होगी और फिर वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि एंडोथीसियम जो है इसमें इसके वॉल्स में अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। और कौन सी वॉल्स में? इधर लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स में इधर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर? वो रेडियल वॉल्स में डिपॉजिट नहीं होती है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स में डिपॉजिट होती है और ये लास्ट तक जाते हैं ऐसी थिकनिंग वगैरह करके। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा? वाटर वगैरह की सप्लाई फिर आगे नहीं हो पाएगी और ये सेल्स फिर आगे चल के डेड हो जाती हैं। लेकिन जो रेडियल वॉल है यहाँ पे कोई सेलुलोज की डिपोजिशन नहीं हुई होती है एंडोथीसियम के केस में। ठीक है। और वो सेल जो है वो ब्रस्ट कर सकते हैं और वो कहाँ पे होंगे? यहाँ पे, यहाँ से जिसको हमने पिछले वाले डायग्राम में जिक्र किया था स्टोमियम के नाम से, लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर आते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है। हमने क्या बोला कि माइक्रोस्पोरेजियम की जब भी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं जो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एक एपिडर्मल सेल्स होती है एंथर के लोब में, एक हाइपोडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स क्या बनाएंगी? इमेच्योर कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो फ्लोर के बाकी सारे पार्ट बना लेंगी। लेकिन जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो आर्किस्पोरियल सेल बनाएंगी। आर्किस्पोरियल सेल 2 पार्ट में डिवाइड होगी। क्या बनाएगी? आउटर 3 से 4 लेयर्स की वाल बनाएगी और इनर जो है वो स्पोरोजिनस सेल बनाएगी। स्पोरोजिनस सेल से फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट होगी वो और उससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इज इट क्लियर? फिर 4 लेयर्स कौन कौन सी थी? एपिडर्मिस थी, एंडोथीसियम थी, मिडल लेयर्स थी और टेप्टम थी। एपिडर्मिस को हमने बोला वैक्सी कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब ये एपिडर्मिस और जो पहले वाली एपिडर्मिस थी जो हमने बात की थी हाइपोडर्मल एपिडर्मल वाली, उनमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इमेच्योर कंडीशन की। अगर इमेच्योर कंडीशन की बात करेंगे तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो एंथर की लोब वाले जो हमने डिस्कस की थी, और यहाँ पे बात करें हाइपोडर्मल सेल्स प्रोमिनेंट होने के बाद में आर्किस्पोरियल सेल जो डिफ्रेंशिएट हुई है वहाँ पे ये वाली एपिडर्मिस है। सो इज इट क्लियर? ये सारी लेयर्स होगी। फिर एंडोथीसियम के बारे में हमने बोला कि एंडोथीसियम की सेल्स के लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के अंदर किसकी डिपोजिशन हो जाती है? अल्फा सेलुलोज की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सेल्स जो हैं इनमें वाटर की सप्लाई नहीं होगी, प्लाज्मोलाइज हो जाती हैं सेल्स। ठीक है। लेकिन ये डिपोजिशन जो है वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे होती है, रेडियल वॉल्स पे इसकी डिपोजिशन नहीं होती। तो ये सेल जो है वो फिर श्रिंक कर सकती हैं, और अगर श्रिंक करेंगी तो इस पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट के ऊपर श्रिंक करेंगी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है। जिसको स्टोमियम के नाम से बोला जाता है।
और स्टोमियम के थ्रू ही पोलन ग्रेन्स वगैरह जो है वो बाहर आते हैं। आपकी बुक में डायग्रामेटिकली दिखा भी रखा है लाइन ऑफ डेhiscence, जहाँ पे पोलन का डायग्राम बना रखा है, एंथर का डायग्राम बना रखा है जहाँ पे। इज इट क्लियर? सो अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं सेपरेटली। तो एपिडर्मिस के बारे में आउटर मोस्ट लेयर है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड इनर मोस्ट टेप्टम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। लेकिन कुछ और ध्यान रखना आप कि एपिडर्मिस जो है वो वैक्सी कवरिंग से कवर्ड होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है, इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगला है एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम के अंदर कुछ अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। डेhiscence में ये हेल्प करती है, पोलन ग्रेन्स के बाहर आने में हेल्प करती है ये, मैच्योर कंडीशन जब हो जाएगी तब। फिर मिडल लेयर्स होती हैं जो पैरेन्काइमेटस होती हैं, इनिशियली ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, लेकिन बाद में क्या करेंगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और न्यूट्रिशन कहाँ से लेके आएंगी, आउटर लेयर से लेकर के, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल को। इज इट क्लियर? और टेप्टम जो है इसको एक नर्स लेयर भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। नर्स लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, इनरमोस्ट जो सेल हैं जो माइक्रोस्पोर्स आगे चल के बनाएंगी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक नाम हमने और बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल का, दैट इज पोलन मदर सेल। इज इट क्लियर? सो अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है आपको पता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये कैसे होती है, इस फॉर्म में मैंने किया है ताकि आपको इजी रहे रिमेंबर करना इसको, कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स थी, आर्किस्पोरियल सेल क्या थी, जो हाइपोडर्मल सेल्स प्रोमिनेंट हो रही थी एंथर वॉल में। आर्किस्पोरियल सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। आपको पता है माइटोसिस कैसा होता है कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो रिस्टोर्ड रहते हैं। अगर n है पेरेंट्स में तो जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उनमें भी n ही रहेगा। आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करके क्या बना रही थी, 4 वाल लेयर बना रही थी, हमने पढ़ा था, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स और लास्ट वाली टेप्टम। अब माइटोसिस के थ्रू स्पोरोजेनस टिश्यू बनाती है। स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पे होता है, जब एंथर यंग होता है तो उस टाइम पे सेंटर में कुछ डेंस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं हम। When the anther is young, a group of compactly arranged cells are present in the center, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस सेल्स बोल दो या टिश्यू बोल दो। उन स्पोरोजेनस सेल्स में फिर माइटोटिक डिवीजन होंगे और वो क्या बना लेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हमने क्या बोला था, पोलन मदर सेल भी बोला था। इसको स्मॉल m c से डिनोट करते हैं। स्मॉल m से क्यों किया, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट जब हम पढ़ेंगे तो मेगास्पोर मदर सेल उसको हम कैपिटल M C से डिनोट करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि जहाँ भी मदर सेल की बात आती है वहाँ पे जो सेल डिवीज़न है वो कौन सा होगा, वो मियोसिस होता है। और मियोसिस आपको पता है कि मियोसिस इज़ ए रिडक्शनल डिवीज़न। मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। और मियोसिस में आपको ये भी पता होगा कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होगी तो टेट्राड की फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन जाएगा। वो टेट्राड अलग अलग शेप के हो सकते हैं, वो लीनियर भी हो सकते हैं, वो आइसोबाइलेटरल भी हो सकते हैं, वो डेकुसेट भी हो सकते हैं, वो कैसे भी शेप के हो सकते हैं, टी शेप्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। उन सभी को भी हम देखेंगे। और ये जो टेट्राड हैं फिर ये राउंडिंग ऑफ करके इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स बना लेते हैं। और पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब टेट्राड की अलग अलग टाइप्स होती हैं, लाइक हमने दिखाया है यहाँ पे, ये है टेट्राहाइड्रल टाइप। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ तो 3 ही सेल दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये एक 2D डायग्राम है, एक थर्ड जो लास्ट वाले जो सेल है वो इसके पीछे है, ठीक है। तो ये टेट्राहाइड्रल टाइप है। फिर ये हो गया आइसोबाइलेटरल टाइप का टेट्राड, ये डेकुसेट टाइप का, ये वाला जो है लीनियरली 4 सेल्स प्रेजेंट हैं। और ये जो है ये टी शेप्ड। आप ये कहोगे थोड़ा सा उल्लू जैसा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप सोचो कि ये जैसे टी होती है ना, टी लाइक ये हो गया और ये सीधा, तो ये टी शेप्ड का टेट्राड है। इज इट क्लियर? सो अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन के बारे में हम ये बोलेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। अब
एक यंग पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो उसके बीच में एक है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो इसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगे और ये एक सेल बना लेगा जो मैच्योर पोलन ग्रेन बना लेगा। मैच्योर पोलन ग्रेन में क्या होगा, 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन और इनर वाली को क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है, जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन से मिलके बनी हुई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, प्लांट की जो बॉडी है उसमें सबसे रेजिस्टेंट जो होता है, सबसे इनर्ट जो केमिकल होता है वो स्पोरोपोलिनिन होता है। इवन मोर हार्ड देन द लिग्निन। इज इट क्लियर? इंटाइन किससे मिलके बनी हुई होती है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज। पैक्टिन और सेलुलोज से मिलके इंटाइन बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड इंटाइन इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो डायग्राम जब हम देखते हैं तो जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, किस किस में, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा। ये जनरेटिव जो न्यूक्लियस है ये हमारे बहुत काम का है, क्योंकि आगे चल के यही जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इज इट क्लियर? कई बार क्या होता है कि इस जनरेटिव सेल में भी डिवीजन हो जाते हैं और ये एक और मेल गैमेटोफाइट बना देता है। ठीक है, फिर आउटर लेयर देखो, आउटर लेयर है एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। इज इट क्लियर? फिर एक होगी जनरेटिव न्यूक्लियस, एक होगी ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगी, ये गाइड करेगी साइटोप्लाज्म को और इस जनरेटिव सेल के जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगी इसको। ठीक है, इज इट क्लियर कि मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन किससे मिलकर बनी हुई होती है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन जो कि एक इनर्ट सब्सटेंस होता है। इंटाइन किससे मिलकर बनती है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन जो है मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, इनर्ट सब्सटेंस होता है। और 2 सेल होती है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगी, जनरेटिव सेल जो है ये एक मेल गैमेटोफाइट बना लेगी और जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये इसको गाइड करेगी मेल गैमेटोफाइट को। इज इट क्लियर? ठीक है, सो हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोलन। जो पोलन ग्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी बेसिकली। एक बड़ी सेल होती है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जिसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, स्टोर्ड फूड होता है जिसके अंदर। और एक होती है स्मॉल जनरेटिव सेल होती है। जो जनरेटिव सेल होती है वो फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मान लो कि ये है, इस तरीके से डायग्राम दिखा रखा है कि एक तो हो गई वेजिटेटिव सेल जो बड़ी सेल है, और ये एक छोटी सी सेल है जिसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल, जो फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। इज इट क्लियर? हमने क्या लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। स्मॉल जनरेटिव सेल, ये हमने बता दिया अभी कि 2 मेल गैमेट होंगे। वैसे तो एक मेल गैमेट बनाती है ये, लेकिन माइटोसिस करके कई बार दूसरा मेल गैमेट भी बना लेती है। 2 मेल गैमेट्स एंड जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में हमने क्या बोला कि अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और एक इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होती है। इज इट क्लियर? अब पोलन ग्रेन्स की स्टडी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। इज इट क्लियर? एक लाइन और लिखी है यहाँ पे कि जब पोलिनेशन होगा, नेक्स्ट आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो या तो 2 सेल स्टेज में होगा या फिर 3 सेल्ड में। 2 सेल्ड का मतलब आपको पता है, एक ट्यूब सेल और एक दूसरी कौन सी है, जनरेटिव सेल। और 3 सेल्ड का मतलब एक ट्यूब सेल और 2 मेल गैमेट जो जनरेटिव सेल डिवाइड होके बनाती है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पोलन्स जो है वो कई बार एलर्जी भी कॉज कर देते हैं। ठीक है, आजकल लोग क्या है कि पोलन टैबलेट्स को यूज़ करते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए, या बहुत सारे यूजेस हैं उसके, लेकिन पोलन्स कई बार एलर्जी भी कॉज कर देते हैं।
इज इट क्लियर? तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया है? मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस किया है। मेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, वो कैसे बनते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स की कितनी लेयर्स होती हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। टिल देन स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू।